रिक ग्रेनेल जो है वो कह रहे हैं कि ये आप इमरान खान को, हमने कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इमरान खान को रिलीज किया जाए और ये जो शरेड है, शरेड का लफ्ज उन्होंने यूज किया, इसको वहां पे खत्म किया जाए। सुनने में आ रहा है कि इमरान खान ने उल्टा माफी का तकाजा जो है वो कर दिया है। मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते भी अली बुखारी साहब की मुलाकात हुई। ये हमें पता है ये प्रेशर्स कहाँ से आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि ये चीजें पब्लिकली ना डिस्कस की जाए। इतना ये है कि पंजाब की जो सीनियर वजीर हैं उनके जरिए पैसे भिजवाए जा रहे हैं। जो हिस्सा बनता है मुबैना तौर पर चीफ मिनिस्टर का हिस्सा भी वहाँ जमा हो रहा है और मिनिस्टर साहब का हिस्सा भी सुना है वहाँ जमा हो रहा है। इमरान खान ने बिल्कुल उस पर डायरेक्शन दे दी है, एक ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट होगा। सलमान अकरम राजा का जो इस्तीफा था उसको मुस्तरद कर दिया, उसके कहा डटे रहो मेरी तरह। उन्होंने सख्ती से सबको हिदायत की है। मेरे पास इतलात हैं कि 33 करोड़ रुपया लगा है। इनके बच्चों के अगवा की वजह से इंटरनेशनली काफी इस पे रिएक्शन आया है कि शायद हम उस तरफ अब चल पड़े कि अब इसका हल निकालने की जरूरत है, और वो हल सिर्फ इमरान खान के पास है। राना सनाउल्लाह की क्या अफसोस और शर्मनाक हालात हैं। इन्हीं लम्हों में है खुशी छुपी, इन्हीं लम्हों में है ये जिंदगी, यही लम्हे लाते हैं पास भी, यही लम्हे देते हैं यादें भी, हंसते हैं मुस्कुराते हैं, मिलते हैं मिलाते हैं ये लम्हे। इन सब लम्हात में जिंदगी के रंग को बढ़ाए वाइटल की चाय। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ वीडियो कॉल पर सीनियर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सजाद बरकी साहब, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के सेक्रेटरी हैं, अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन फ़खरुर रहमान एंड मज़हर परलाज साहब इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया आप तीनों के टाइम का। सबसे पहले हम सजाद बरकी साहब से, अमेरिका से। सर, आपके पास बड़ी खबरें क्या हैं? ओवरसीज पाकिस्तान इस टाइम क्या सोच रहे हैं? अलीमा खान के बेटे जो अरेस्ट हुए हैं, उनको अगवा किया गया पहले, फिर अरेस्ट कर लिया गया, उनकी इस पर क्या सोच है? और सर, आपके पास खान साहब के हवाले से, इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या खबरें हैं? आज अगर हम बात करें अडयाला जेल की, तो काफ़ी हवाओं का रुख जो है मौसम के साथ साथ काफी चेंज हुआ है। जी सजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू बिलावल साहब और सब लोग जो हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमने ये पिछले हफ्ते में फस्तायत का एक नया दौर जो है वो देखा है। कुछ लोग तो आदी भी हो गए हैं इस चीज के कि कोई हमें पता नहीं होता कि किस दिन किस पे हमला हो जाए उस मुल्क में। लेकिन बड़ी शर्मनाक हरकत है कि अलीमा खान के बच्चों को अगवा करना, उनको घर से उठा लेना, और वो भी कैसे भोंडे तरीके से कि जिससे कि सारी दुनिया में उनको थू थू की जाए। ये पूरी तरह इंटरनेशनल न्यूज जो है इसकी बनी है। और देखिए, एक होता है कि जी आप जस्टिफिकेशन दे दें कि जी हम इनको अरेस्ट करने जा रहे हैं, कोई इनका कोई रीजन है, कोई क्रिमिनल बेसिस है, लेकिन जब आप लोगों को मुंह पे वो गडासे बांध के और अगवा करते हैं और बगैर उसके किसी को खबर दिए हुए उनको ले जाते हैं, तो फिर बहुत एक शर्मनाक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस न्यूज से, इनके बच्चों के अगवा की वजह से इंटरनेशनली काफी इस पे रिएक्शन आया है। हम लोगों ने भी यहाँ पे इसको पूरी तरह जो है, जो हमारी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज हैं और जो हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटर्स हैं, उनको पूरी तरह इस चीज का उन पे दबाव भी डाला है कि आप देखें कि उस मुल्क में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब ये असल सवाल ये है कि क्यों हो रहा है। अब मैं समझता हूँ कि डेस्परेशन का एक आलम है इस वक्त। उस जो करंट हुकूमत है वो चाहते हैं कि कोई उनकी किसी किस्म की डील हो जाए इमरान खान साहब के साथ, और वो इमरान की फैमिली पे दबाव डालना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि शायद ये दबाव अगर फैमिली का पड़ेगा तो इमरान खान साहब मान जाएंगे उनकी जो शराइत है उनके ऊपर। और मैं समझता हूँ ये खाम ख्याली है। उनको पहले ही पता होना चाहिए कि वो एक अपने नजरिए की बेसिस पे सियासत करते हैं, नजरिए की बेसिस पे अपने फैसले करते हैं, और अगर उस नजरिए के साथ बैठ के आप मिल के काम करना चाहते हैं तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। मैं अभी भी समझता हूँ
कि अगर हुकूमत में लोग बैठे हैं उनको अगर जरा सा भी ख्याल हो जो दबाव है इस वक्त उसकी तरफ गौर करें, उस पे जरा थोड़ा सा उसको सीरियसली देखें, क्योंकि ये दबाव इंशाल्लाह और बढ़ता जाएगा इन पे, और बढ़ रहा है दिन ब दिन, अमेरिका से भी और ममालिक से भी। आप अपना रवैया जो है उन लोगों में, उनके अपने जो सिटीजन्स हैं उनके मुतालिक अपना रवैया बेहतर बनाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा स्टेप है जो कि इट कैन गेट टुवर्ड्स अ रेजोल्यूशन। मैं इसको नेगेटिवली भी देखता हूं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखता हूं कि जब हालात उस नहज पे पहुंचते हैं कि आपको नजर आता है कि कोई अब बात करना चाहता है, कोई इसका हल निकालना चाहता है, तो मेरा ख्याल है कि शायद हम उस तरफ अब चल पड़े कि अब इसका हल निकालने की जरूरत है। और वो हल सिर्फ इमरान खान के पास है, वो ना तो कोई और कर सकता है, ना उनकी कोई बहन कर सकती है, ना कोई और पार्टी का मेंबर कर सकता है। वो हल इमरान खान साहब खुद देंगे। सजाद बरकी साहब, माजरत चाहूंगा, आप लोग तो चाह ही नहीं रहे कि खान साहब बाहर आए। आपकी मौजूदा लीडरशिप तो ये चाह रही है कि खान साहब अगले 10 साल भी जेल में रहे। मैं नहीं बिलावल साहब, आई एम सॉरी, मुझे पता है ये बयानिया क्रिएट किया जाता है और ये बयानिया बार बार बेचा जाता है बाहर। बड़ा आसान है ये बयानिया बेचना, क्योंकि उससे ये मौकफ क्रिएट होता है कि जैसे जी पार्टी तो कुछ कर नहीं रही। देखिए, पार्टी बिल्कुल अपनी तरफ से सब कुछ करती है, कोशिश भी करती है। पार्टी के चंद लोग इमरान खान को जाके जेल से छुड़वा नहीं सकते। आपको भी मालूम है हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, किसी को उस पर कोई एतबार नहीं है और ना ही वो काम कर रहा है वो सिस्टम। तो क्या रह गया बाकी? आवाम। क्या आवाम बाहर निकलने को तैयार है? क्या आवाम रेडी है कि वो सड़कें बाहर बंद कर दे, आके उस सिस्टम को चोक कर दे? ये चीजें सिर्फ पार्टी के चंद लीडर नहीं कर सकते। तो मैं आई एम सॉरी, आई डिसएग्री विद यू। जरूर कमजोरियां जरूर होंगी, गलतियां जरूर हो जाती हैं कई दफा, लेकिन ऐसा कहना कि जी लीडरशिप चाहती ही नहीं है, मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ इस बात से। जी फखरुर रहमान साहब, आपने सजाद बरकी साहब की गुफ्तगू सुनी, सर आपकी इस बारे में क्या राय है? और सजाद साहब से आप सवाल भी कर लें। अच्छा देखें जी, आज इमरान खान की बहनों ने और सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौर और अली जफर, सेनेटर अली जफर जो हैं, उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है। और 2-3 बातें जो थी वो इमरान खान ने बिल्कुल उस पर डायरेक्शन दे दी है। एक ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट होगा, और उन्होंने सलमान अकरम राजा का जो इस्तीफा था उसको मुस्तरद कर दिया, उसने कहा डटे रहो मेरी तरह। और दूसरा, उन्होंने सख्ती से सबको हिदायत की है कि ये जो आपस में छोटी छोटी बातों के ऊपर आप एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, इसको ख़त्म करें और फैसला करें। अपोजिशन लीडर उन्होंने कह दिया कि अचकज़ई होंगे कौमी असम्बली में और सेनेट में वफ़द मुस्लिमीन के जो रहनुमा हैं अब्बास साहब, वो होंगे। तो ये 2-3 बातें तो आज बड़े वाज़ेह तौर पर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौर और अलीमा खान ने मीडिया से जो गुफ्तगू की है उसमें आ गई हैं। पेशावर में एक बहुत बड़े जलसे का भी उन्होंने कह दिया कि एहतमाम किया जाए और जुडिशरी की बहाली के लिए तहरीक का उन्होंने इंदिया दे दिया है। तीसरी बात उन्होंने अपने जो भांजों के हवाले से की है, उन्होंने कहा ये मुझ पर दबाव डालने के लिए था, मुझे तोड़ने के लिए कर रहे हैं, ये जो मर्जी कर रहे हैं, मैं झुकूंगा नहीं। बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि इमरान खान ने उल्टा माफ़ी का तकाजा जो है वो कर दिया है। तो अब ये सूरत हाल है, और इसमें जो उन्होंने बायकॉट के हवाले से फैसले किया, उन्होंने कहा कि वो कतई तौर पर लेजिटिमेसी नहीं करना चाहेंगे। बाकी हिसाब से जो मेरा सवाल है वो ये है कि आप अमेरिका में बैठे हैं, तो अब ये जब से सारे मामलात हुए हैं, आपको कुछ नहीं लग रहा कि अमेरिका में इमरान खान के बेटे आए, वो इमरान खान की और उनकी एहलिया के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा था उसके हवाले से तशवीश का इज़हार कर रहे थे। अब इमरान खान के जो भांजे हैं, जो एक एथलीट है, स्पोर्ट्समैन है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये जो अमरीकी कांग्रेसमैन थे जो बड़ी तशवीश का इज़हार कर रहे थे और उनको बड़ी गारंटियाँ दी थी, तो क्या पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल ने अपने लेवल पर कुछ जानने की कोशिश की है कि
सदर ट्रंप या उनकी इंतजामिया क्या कर रही है, क्या उन्होंने लेटेस्ट किया, उनको क्या अपडेट मिली है पाकिस्तान से? जी मैं देखिए आपने दुरुस्त है, आपने आज सारी बताई जो समरी है आज की। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है कि आज मुलाकात हो गई। देखिए सबसे पहला तो आप अगर इंडिकेटर किसी चीज का देखें तो वो ये है कि कई महीने हो गए किसी को इजाजत नहीं दी जा रही थी मुलाकात की। पिछले 1-2 हफ्तों में आपने देखा है कि मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते भी अली बुखारी साहब की मुलाकात हुई, आज और हमारे लीडर और फैमिली के लोगों को मिलने दिया गया। तो ये आखिर कहीं ना कहीं से तो कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना। जरूरी नहीं है कि ये प्रेशर्स को डिक्लेयर किया जाए, इनको पब्लिक किया जाए। ये हमें पता है ये प्रेशर्स कहाँ से आ रहे हैं, और आप अगर गौर से खबरों को देखते रहें तो आपको नजर आता है कि ये हम भी चाहते हैं कि ये चीजें पब्लिकली ना डिस्कस की जाए, क्योंकि पब्लिकली डिस्कस करने से कुछ चीजें बजाय बेहतर होने के और खराब हो जाती हैं। तो मैं इसका एक छोटा सा आपको दे दूं, रायन ग्रिम ने आपने देखा होगा कि तो 2 दिन पहले रिक ग्रेनेल की एक वीडियो जो है वो लगाई थी, जिसमें वो रिक ग्रेनेल जो है वो कह रहे हैं कि ये आप इमरान खान को, हमने कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इमरान खान को रिलीज किया जाए, और ये जो शरेड है, शरेड का लफ्ज उन्होंने यूज किया, इसको वहां पे खत्म किया जाए। तो बैकडोर पॉलिटिक्स जो होती है वो बेहतर होती है, बजाय इसके कि हम फ्रंट पे आके हम क्यों ये चाहेंगे कि कोई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का सीनियर शख्स पाकिस्तान की सियासी जो हालात है उस पे आके अपनी कमेंट्री करे, और वो ऐसे लगे कि जैसे वो यहाँ से बैठ के कोई अहकामात दे रहा है। तो आई डोंट थिंक वी वांट दैट। हम चाहते यही है कि यहाँ से ऐसा दबाव क्रिएट हो कि वो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए उस दबाव में आए या नहीं, कम से कम उनको ये बात समझ आए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त खुश नहीं है। The deal should be closed by Thursday. Let legal handle the structure. Yes, I'll be in Gulberg for the lunch meet. ਤੀਲ ਡੱਬਾ ਵੇਚ ਲੋ, ਲੈ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਚ ਲੋ। Your vicinity matters. You deserve better. इत्तेहाद टाउन लाहौर, रहीम यार खान और सियालकोट की शानदार डिलीवरी के बाद नाउ लॉन्चिंग इत्तेहाद टाउन फेज 3 पाइन एवेन्यू पर वाक़े मुस्तकबिल की 4 नई स्ट्रक्चर रोड से कनेक्टेड। लाहौर रिंग रोड और फिरोजपुर रोड से डायरेक्ट एक्सेस, एयरपोर्ट, DHA और रायवन रोड से 15 मिनट की दूरी पर। 3 साल का आसान पेमेंट प्लान, बुकिंग 10% से और सिर्फ 1% माहाना किस्त अदा करके अपने प्लॉट के मालिक बने। इन्वेस्ट विद द मोस्ट ट्रस्टवर्दी रियल एस्टेट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि फायदा इसी में है। इत्तेहाद टाउन फेज 3। For booking and details, please call 042-111-998877. At teen डब्बे दे 50 रुपए. Yes. I'm just closing the deal with the teen डब्बास. जी मजहर बरलास साहब, आपके पास भी इस्लामाबाद से तो खबरें होती हैं, लेकिन आजकल आपके जापान में बहुत दौरे कर रहे हैं। जापान की जो जनरल रानी है उसकी तो एक खास खबर आपके पास है। जी मजहर साहब, और सजाद बरकी साहब से भी सवाल कर ले। मैं पहले सजाद बरकी साहब से सलाम के बाद सवाल करता हूँ। जी जापान पे बाद में बात करूंगा। मैं बरकी साहब से 2 चीजें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये देखिए कि एक तरफ अलीमा खान के 2 साहबजादों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 2-2.5 साल बाद, कहीं 2 साल बाद जाके 9 मई के वाकयात में शामिल किया गया। हालांकि इस दौरान वो नौजवान पाकिस्तान से बाहर भी गए, वापस भी आए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी घूमते फिरते रहे। तो आखिर जी क्या वजह थी कि अब उनको याद आया पुलिस को कि ये 9 मई में मुलव्वस है। दूसरा जो है इसी के साथ है कि एक तरफ अलीमा खान के साहबजादों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुलाकात करवा दी जाती है, और आज सब बहनों की मुलाकात करवाई गई और सलमान अकरम राजा की भी मुलाकात हो गई। तो ये तजाद क्यों है? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है
کہ رانا ثناء اللہ کی پرائیویٹ رہائش گاہ کے باہر ایک احتجاج ہوا. حالانکہ احتجاج کرنا کوئی جرم نہیں، اور کسی پرائیویٹ بلڈنگ کے باہر احتجاج کرنا تو بالکل کوئی جرم نہیں ہے. سرکاری کے سامنے بھی کوئی جرم نہیں ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے. ان کو جن لوگوں پر مقدمات تھے انہیں بھی اسی باٹا ریٹ کے تحت 10 سال کی سزائیں سنا دی گئی. تو اس سے کیا 9 مئی کا سارا جو بیانیہ تھا وہ اڑ نہیں گیا؟ اور کیا کوئی پرائیویٹ آدمی کی رہائش گاہ کے باہر کوئی احتجاج کرے تو پرچہ جو ہے وہ سرکاری مدعیت میں درج ہوگا، کیونکہ اس کے تو مدعی سرکاری تھے. تو یہ تضادات کیوں ہے سارے؟ یہ دونوں سوال بیسیکلی یہ ہے کہ تضادات کیوں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور کیا رانا ثناء اللہ کا گھر کوئی ایٹمی پلانٹ ہے، کوئی فوجی تنصیب ہے، یا کیا ہے؟ اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ ذرا سمجھا دیجیے. میں بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. بالکل یہ سوال سب کے ذہن میں ہے بلا صاحب کہ تضادات نظر آتے ہیں، اور تضادات کیوں کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کنفیوژن اور ڈیسپریشن، یہ 2 ٹرمز میں یوز کروں گا، جب آپ ان کے بیچ میں گر جاتے ہیں، جب آپ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں تو آپ ایسے اقدامات لیتے ہیں جو کہ لاجیکل نہیں ہوتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جو انہوں نے قدم لیا کہ عمران خان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے بچوں پہ کوئی اغوا کر لو، فیملی پہ سخت قسم کا دباؤ ڈالو، پچھلے 1-2 مہینے میں خان صاحب پہ سختیاں بڑھا دو، تو یہ ایک ان کا سمجھ آئی کہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ اتنا دباؤ ہم کریٹ کریں گے کہ خان صاحب فائنلی ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور کہیں گے، یا فیملی ان پہ اتنا پریشر ڈال دے گی کہ خان صاحب مان جائیں گے کہ جی بس چلے انف از انف، میں اپنے جو ان کا اسٹینس ہے میں اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں. وہ نہیں ہوا، اور جب وہ نہیں ہوا تو وہ پھر دوسری طرف آتے ہیں، وہ ہے کہ جی چلے کسی مصالحت کے تحت چاہے کسی کے ساتھ مل جل کے کچھ کام ہو سکتا ہے تو وہ کریں. اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پوری طرح اس وقت ہماری خبروں کے مطابق پوری طرح ان پہ دباؤ ہے انٹرنیشنل کہ آپ عمران خان کے ایشو کو ریزالو کریں اور جلدی ریزالو کریں. اور یہی اس کی وجہ ہے کہ ان کو اب کوئی جو کہتے ہیں نا کہ وے آؤٹ چاہیے، اپنا وہ جو فیس سیونگ ہم کہتے ہیں کہ وہ فیس سیونگ چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بری بات نہیں ہے، فیس سیونگ ہو سکتی ہے تو ہو بھی دینی چاہیے، کیونکہ ملک کو آگے بڑھنا ہے. ہم کتنی دیر اس ڈیڈ لاک میں پھنسے رہیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طریقے حربے آزمائے جا رہے ہیں کہ پیار سے بھی کر کے دیکھتے ہیں، چلے سختی کر کے بھی دیکھتے ہیں. تو دیٹ از. دوسری جو آپ نے بات کی رانا ثناء اللہ کی، کیا افسوس اور شرمناک حالات ہیں قانون کے اور اس ملک کی جوڈیشری کے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کالا دھبا ہے یہ سب جو آج کل فیصلے دیے جا رہے ہیں. یہ وہی رانا ثناء اللہ ہے جس کے حکم پہ کتنے 14 لوگ اور 100 لوگ 14 لوگ مارے گئے تھے اور 100 لوگ زخمی ہوئے تھے ماڈل ٹاؤن میں، جس پہ آج تک کبھی کوئی فیصلہ نہیں آیا. اور صرف رانا ثناء اللہ کے گھر کے بعد اگر چند لوگ احتجاج کرنے چلے گئے تو ان کو اب 10 سال کی سزائیں دے دیں. بہت ہی آئی تھنک ایک بھونڈا اور جو ایک ایسا فیصلہ ہے جس کی ساری دنیا میں اس کو پٹ ڈاؤن کیا جائے گا. اور نظر آتا ہے کہ یہ سب سیاسی کنوکشنز ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے سامنے ہی ہے وہ وٹنس، جو ایک ہی وٹنس کے کہنے پہ ایک کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسی وٹنس کے کہنے پہ دوسرے کو سزا دے دی جاتی ہے. تو یہ کس قسم کا جوڈیشل سسٹم ہے؟ ایک مذاق ہے بنایا ہوا اس ملک میں، اور وہ دن بدن ایکسپوز ہو رہا ہے ساری دنیا کے سامنے اور خاص طور پہ پاکستانی لوگوں کے سامنے. اور ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں رہے گی ود ٹائم، کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا اس جوڈیشل سسٹم کو. جی مظہر صاحب، آپ سے جاپان کے آپ نے سر خبر نہیں دی. یار جاپان کا جو ہے نا وہ تحقیقات جاری ہیں بہت سی، اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ماسیاں تھیں ان کے نام بھی آ گئے، جو میڈ تھی ان کے نام بھی آ گئے، جو چھپائے گئے. اچھا، یہ شریف فیملی کا پرانا وتیرہ ہے. آپ پتہ یہ چلا ہے کہ جاپان والوں نے تو صرف 3 لوگوں کو کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں،
बाकी जो 232 लोग हैं जिनमें से 3 निकाल लें तो 229 कह गए, यानी 229 लोग, उनका तो भाई खर्चा आपने उठाना है। तो ये अभी तक जो इतलात है वो तो ये है कि जी 16 करोड़ लगा और 16 करोड़ के जो 8 करोड़ के इश्तहार लगे, लेकिन अब इतलात है कि रुपए पैसे इससे कहीं ज्यादा लगे हैं और शॉपिंग पे भी बहुत कुछ लग गया है और शॉपिंग बहुत से लोगों ने की है। मतलब साहब मेरे माजरत के साथ मेरे पास इतलात हैं कि 33 करोड़ रुपया लगा है। हाँ बिल्कुल सही है, आपके पास बिल्कुल खबर सही है। 33 करोड़ तो आ गया अखराजात का। तो जो इन्होंने शॉपिंग की है हांगकांग में उसका कौन देगा बिल? वो जो बैग नहीं उठाया जा रहा था ना अजमा बुखारी से, उस बैग में क्या है ये तहकीकात करने की जरूरत है। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान में जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे काम करते हैं जो FIA के लोग, वो इस मामले को देखें कि उन बैगों में क्या था। वो इतने भारी थे उससे उठाए नहीं जा रहे थे। उन बैगों में क्या था? बदर साहब आपने सही पकड़ लिया, ठीक है ना। ये जो 10 खरब रुपए का पंजाब में स्कैंडल आया था और इसी इनके दौरे हुकूमत में आया है, वो 10 खरब जो है वो कितने अरब डॉलर में बने और ये प्राइवेट जहाज ही जो है ना ये इस्तेमाल होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ये बड़े फखर साहब ये बड़े तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग पहले भी करते रहे हैं। जो पिछला दौर था ना जब शहबाज शरीफ वजीर आला थे, तो हमें ये पता चला कि वो बाजार यहाँ से तुर्की जाते थे, 4 जर्नलिस्टों को साथ ले जाते थे और तुर्की में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ इन्होंने कोई खास आदमी अपने लगा रखे। तो उधर कोई फोटोशूट होता था, 4, 5, 6 तस्वीरें बनती थी और उन जर्नलिस्टों को कहा जाता था ये रोजाना एक तस्वीर रिलीज करनी है कि तुर्की के फलाने से मीटिंग हो रही है या फलानी जगह जा रही है। और शहबाज शरीफ अगले दिन वहां से गायब हो जाते थे। वहां से तुर्की से ये फिर पैसा लेके, यानी पाकिस्तान से पहले तुर्की जाते था और तुर्की से फिर वो अकेले फ्लाई करके बरतानिया जाते थे। ये भी एक तरीका कार इन्होंने रखा। एक इतला ये है कि पंजाब की जो सीनियर वजीर हैं उनके जरिए पैसे भिजवाए जा रहे हैं दुबई में, जहां उनके खामद सुना रहते हैं और सुना है कि जो हिस्सा बनता है मुबैना तौर पर चीफ मिनिस्टर का हिस्सा भी वहां जमा हो रहा है और मिनिस्टर साहबा का हिस्सा भी सुना है वहां जमा हो रहा है। ये मुबैना तौर पर है, हमें किसी ने इतला दी है कि ऐसा काम हो रहा है और पंजाब से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उस सूबे से जिसमें मुबैना तौर पर यूनिवर्सिटियों के VC लगाने के भी 8-8, 10-10 करोड़ लिए जा रहे हैं। सर लास्ट पे ये बताएं कि अख्तियारा पाकिस्तान आ रहा है कि लंदन जा रहा है? खबर लंदन की है, यू टर्न ले रहे हैं कि लंदन में स्टे हो रहा है? यार मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा और आएंगे लोग, आगे जाने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे। जी सजाद बरकी साहब लास्ट पे सर आप हमें ये बता दें, बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी आ रहा है कि इमरान खान साहब के बेटों ने पाकिस्तान का दौरा करना था लेकिन अब जो है वो उस पर खामोशी इख्तियार हो गई है। सर उसकी आखिर कोई वजह या उन्होंने पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन इस बारे में? जी नहीं, कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है। एक दो चीजें हैं कि एक तो फैमिली का ऑब्वियसली ये डिसीजन है, वो देखेंगे कि जब के वो समझते हैं और उनके वालिद जब समझेंगे कि राइट टाइम है उनके वहां पे अगर आने की जरूरत है तो वो जरूर आएंगे। अभी तो उनके वो वीजा का इशू भी चल रहा है कि नाइकॉप उनका इशू नहीं किया जा रहा उनको। और दूसरी बात है कि देखें वो नॉन पॉलिटिकल है। देखें हम नहीं कभी भी चाहेंगे कि उनके बेटों को हम इस पॉलिटिकल साइकिल के अंदर लेके आए और ना ही उनके वालिद ने कभी ये कहा है कि उनके बेटे जो हैं कोई उनके जानशीन है किसी तरह से। तो वो अगर आएंगे भी पाकिस्तान तो वो सिर्फ अपने वालिद की रिहाई के लिए और अपने वालिद को मिलने के लिए वहां पे आएंगे। वो किसी कोई ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे पाकिस्तान आने का उनका कोई इरादा नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, आपने अपना कीमती वक्त जब भी हमने आवाज़ दी आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकालते हैं। इसी तरह दूसरे मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। एक्सेल केबल्स 99.99% प्योर कॉपर से तैयार शुदा, हमारा मयार, हमारा यकीन। एक्सेल केबल्स, रोशन पाकिस्तान की पहचान।